नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की आज दूसरी क्लास है और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि प्रश्न देने से पहले, उस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाए कि किस रास्ते पर चलते हुए आंसर राइटिंग करनी है। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस दे दिए, आपने जो मन में आया वही लिख दिया, इस तरह से काम नहीं होता है। आपको बाकायदा पता होना चाहिए कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग होती कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करके आप दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, ये सब कुछ समझना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसी पर 10 लेक्चर ले लूँगा। ये दूसरी क्लास ही फाइनल क्लास है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और ग्रुप में डिस्कशंस होंगे। आपको पता है, जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे इसका आप उत्तर लिख सकते थे। क्वेश्चंस सबके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन जो डिस्कशन होगा उसका लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है पूरे साल। यह सीरीज़ लंबी चलेगी, हो सकता है कई सालों तक कंटिन्यूअस ये चलती रहे। तो ये पांचों बातें आपको हमेशा याद रखनी है। आगे चल के हो सकता है कि बीच बीच में आप भटकेंगे, हो सकता है कि कभी कभी आप आंसर राइटिंग छोड़कर भाग जाएं, फिर 1 महीने बाद कहीं से मोटिवेट होकर फिर वापस आएँ। तो जब भी आप वापस आएँ, आपको इस दूसरी क्लास में आना है। ये 5 गोल्डन रूल्स ध्यान से समझ लेने हैं, रिवाइज कर लेना है, फिर आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चन होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन देखा, अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, चलो लिखना शुरू कर देते हैं। तो जो उनके दिमाग में पहले से पड़ा हुआ है वो उसे ही उगल कर चले आते हैं और उन्हें लगता है कि आंसर राइटिंग हो गई। मज़ेदार बात यह है कि मेंस आंसर राइटिंग के दौरान इसका एहसास नहीं होता है। अगर आपने मेंस दिया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, उस समय इतना दबाव होता है, समय तेज़ी से बीत रहा होता है, हाथ काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। तो हमने जैसे ही क्वेश्चन देखा और समझ में आ गया कि अच्छा ये टॉपिक है, इससे पूछा गया है, तुरंत हमें लगता है कि हमें इसका उत्तर आता है और जो कुछ भी हम जानते हैं उसके बारे में सब लिख के चले आते हैं कि चलो कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा। हालांकि ये भी नहीं सोचते कुछ मिल जाएगा, हम ये सोचते हैं कि हम बेस्ट लिख रहे हैं। बाद में, हालांकि बहुत सारे लोग बाद में अपने उत्तर के बारे में सोचते भी नहीं, बाद में सोचने पे पता चलता है, क्वेश्चंस को देखने पे पता चलता है कि बहुत सारे प्रश्नों को तो हमने समझा ही नहीं था। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर समझने का मतलब भ्रम पाल लिया था तो वो भी गलत डायरेक्शन में चला गया। इसीलिए ये पहला नियम है, उत्तर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर किस डायरेक्शन में जाएगा, प्रश्न क्या मांग रहा है, उसकी डिमांड क्या है। जब मैं डिस्कस करूंगा ग्रुप में तो बताऊंगा कि देखिए कैसे यूपीएससी खिलवाड़ करती है आपके दिमाग के साथ, कैसे समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से लिखते हैं। यूपीएससी ने कहा कमेंट करिए, टिप्पणी करिए, लिख रहे हैं कुछ और, विश्लेषण करिए, लिख रहे हैं कुछ और, मूल्यांकन करिए, लिख रहे हैं कुछ और। ये सब चीज़ें समझना होता है। सिर्फ एक कीवर्ड पूरे प्रश्न की दिशा बदल देता है। इसीलिए इसे आप दिमाग में बिठा लीजिए, बाकी तो मैं डिस्कस करूंगा ही। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इकट्ठा एक साथ ये सब कुछ दिमाग में रहे। वरना क्वेश्चंस जब आएंगे ग्रुप में तो हो सकता है कभी कभी किसी एक प्रश्न को लेकर किसी एक ही मुद्दे या 2 मुद्दों पर मैं ज़्यादा फोकस करूं, बाकी चीज़ों को साइड करूं, फिर अगली बार जिनको मैंने छोड़ा था उन पे ज़्यादा महत्व दूं और बाकी चीज़ों को मैंने समझा दिया है तो उसे साइड करूं। लेकिन एक साथ ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा गोल्डन रूल ये है कि जब आपने प्रश्न देख लिया, समझ लिया, तो आप किस स्ट्रक्चर में उसका उत्तर लिखेंगे। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है कि आपने घर का नक्शा बनाया, ये ऐसा वाला नक्शा नहीं। घर का नक्शा आप पहले दिमाग में सोच लेते हैं, तब आप नींव रखते हैं। आंसर राइटिंग में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, वो बस जो आ रहा है वहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर एग्जामिनर देखता है आंसर, फिर उसको जो समझ में आता है उत्तर वो नंबर दे के चला जाता है। इसमें क्या करना होता है कि आप जब प्रश्नों को पढ़ लें, जब आप उसे समझ लें, तो थोड़ा ठहर के सोचें कि इसके स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी है। मन में आप सोच सकते हैं
एग्ज़ाम में देखिए अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ही सेकंड्स में स्ट्रक्चर ध्यान में आ जाएगा, वरना बहुत सारे लोगों को वो रफ करना पड़ता है, ठीक है, पूरा सोचना पड़ता है, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है लेकिन करना पड़ता है। मोटे तौर पर आप जानते हैं कि इसके 3 स्टेज होते हैं किसी भी उत्तर के, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये आप जानते हैं। मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। उन्हें ये नहीं पता है कि इंट्रोडक्शन से जब मेन बॉडी की तरफ छलांग लगाते हैं, यूँ कहें कि छलांग नहीं करना चाहिए, जब सरकते हैं एक फ्लो में आप आगे बढ़ते हैं। छलांग लगाना तो एग्जामिनर का मूड ख़राब कर देगा। जब आप इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी की तरफ जाते हैं तो आप किस तरह से शुरुआत करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इस पर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा अभी बता भी दूंगा। फिर वहाँ से जब आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो कैसे वहाँ से सरक के यहाँ जाते हैं ताकि एग्जामिनर भी फिसलता चला जाए और अच्छे मार्क्स दे के आगे बढ़े, नहीं पता होता। ज़्यादातर लोग इस पहले स्टेज में क्या करते हैं कि कोई तथ्य है वो डाल दिया, या कुछ भी उनको लगता है कि कोई भी बात लिख दो 2 लाइन 3 लाइन में, फिर पैराग्राफ चेंज कर दो तो ये इंट्रोडक्शन हो गया ये वाला। ऐसे नहीं होता। इंट्रोडक्शन में आपको वो बातें लिखनी होती हैं, आगे तो मैं बताऊंगा ही। इंट्रोडक्शन में आपको वो बातें लिखनी होती हैं, चाहे 1 लाइन में लिखिए, 2 लाइन में लिखिए या 3 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं लिखना इसमें, जिससे पता चले कि आपने प्रश्न को समझा है अच्छे से। साथ ही साथ ये भी पता चले कि आपने जो समझा है उसके आधार पर अब आगे आप क्या लिखने वाले हैं, इससे पता चल जाता है। कुछ लोग कुछ तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कोई कोटेशन इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरीके से, या फिर उसी तथ्य की उसी की परिभाषा बता दी है। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमी का या ज्योग्राफी का जिसमें कोई कीवर्ड है तो उसकी परिभाषा ही बता दी, 1-2 लाइन में बता दिया कि इसका ये मतलब होता है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ पता तो है आपको। उसके बाद से जो मेन बात पूछी गई उधर बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे पता चले कि हाँ एग्जामिनर जब क्वेश्चन देखे तो जान जाए कि आपने उत्तर को प्रश्नों को समझ लिया है। दूसरी बात है मेन बॉडी की। जब पहले से दूसरे पे आप सरकते हैं तो बीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 लोगों की बातें कर रहा हूँ और दोनों को एक साथ जोड़ना है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है ए, ये इलाहाबाद में रहता है और बी ये दिल्ली में रहता है। ए के बारे में जो बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन है और बी के बारे में जो बात करेंगे वो मेन बॉडी है। तो इलाहाबाद वाले व्यक्ति के बारे में हम कह रहे हैं, ये मान लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बीए कर रहा है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा है बीएससी, ठीक। दोनों दोस्त हैं। दोस्त इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में एक ही टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं, दोनों का लिंक तो होना ही चाहिए ना। दोस्त हैं लेकिन अलग अलग स्ट्रीम से हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, अब इनको एक साथ लेके आना है। तो हम कह रहे हैं कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो व्यक्ति पढ़ता है, बीए कर रहा है, बहुत होनहार है और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, साथ ही साथ उसका एक दोस्त है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया साथ ही साथ, पैराग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। ये जो साथ ही साथ है, या फिर यूँ कहें कि लेकिन उसका एक दोस्त है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन वो दिल्ली में रहता है, लेकिन से हमने शुरू किया तो और या फिर कुछ भी ऐसा शब्द जो कनेक्ट करता हो, तथा से शुरू कर सकते हैं। तथा उतना बढ़िया नहीं होता, 2 सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे पैराग्राफ जैसे एक लिख दिया यहाँ पे, लेकिन से आप शुरू कर सकते हैं अगर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है तो, या फिर और से शुरू कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि साथ ही साथ ऐसा होता है, ठीक है, इसके अलावा ये बात होती है। ऐसे करके जब आप शुरुआत करते हैं तो इन दोनों के बीच में लिंक होता है। निबंध में तो इसका कुछ ज़्यादा ही नंबर मिलता है क्योंकि निबंध में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। तो जब आप पहले से दूसरे पे जाएंगे तो ये चीज़ करनी पड़ती है, हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ कमाल की बात है, ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि आपने अब तक जो बातें की हैं उनको कंक्लूड कर दिया, एक ही में सब लिख दिया, मेन बातें शामिल कर दी और बता दिया कि ये रहा कंक्लूजन। ये आंसर राइटिंग का कंक्लूजन नहीं है, कतई नहीं है। जब आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन समाप्त हो रहा है तो आप उस कंक्लूजन में कहेंगे कि हाँ तो हमने क्या बातें की हैं,
ये मेन बातें थी, हमने बातें कर ली, ये निष्कर्ष रहा। आंसर राइटिंग में ऐसा निष्कर्ष नहीं होता। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि ऊपर 2 स्टेप में जो बातें हुई हैं उन्हें हम कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। किसी समस्या पे बात हुई है तो उसका समाधान बताइए। हो सकता है कि मेन बॉडी में आपने समाधान बताया है, समाधान ही पूछा गया था, इसके बावजूद कोई ऐसी बात करिए जिससे पता चले कि आपने समाधान बताया है। कुछ ऐसी सलाह दे दीजिए जिससे लगे कि इस टॉपिक पे आगे आपकी सोच ये है। कोई नेगेटिव बात कही गई है, कोई नकारात्मक टॉपिक है, उस पर भी कोई सकारात्मक टिप्पणी करते हुए आप अपने आंसर को समाप्त करिए। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, आपको समझ में आ गई है, आगे और डिटेल में समझ में आएगी। तो ये जो संरचना है इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन इसी से बात नहीं बन जाती, कुछ और बातें हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? भाई 3 स्टेज हमने बता दिए, ठीक है, 3 पार्ट में आपने आंसर लिख दिया, लेकिन इनको जो व्यवस्थित किया है, एग्जामिनर आपकी शक्ल नहीं देख रहा है, ना ये देख रहा है कि आप कितने सुंदर हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने गरीब या कितने अमीर हैं, ये कुछ नहीं देख रहा है। आपकी जो कॉपी है वही आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, वही आपका परिचय है, उसी को देखकर एग्जामिनर इम्प्रेस होगा या फिर आपसे नफरत कर लेगा। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका जो आंसर है वो दिखता कैसा है। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है राइटिंग को लेकर। बहुत सारे लोगों की राइटिंग ख़राब है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है, मेरी भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो इससे हमें डर रहता है कि राइटिंग हमारी ख़राब है तो क्या इसका कोई असर होगा। देखिए, टेक्निकली इसका कोई असर नहीं होगा अगर आपकी राइटिंग समझ में आती है तो, मतलब पढ़ ले कोई व्यक्ति अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपनी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो स्पेलिंग्स अच्छे लिखें, हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर एक कोई शब्द पढ़ेगा और देखेगा यार इसको मात्रा नहीं आती। ये तो बेसिक चीज़ है ना, ये भाषा की बुनियाद है, मात्रा नहीं आती तो अंदर क्या लिखा होगा। इसीलिए क्वेश्चन की क्वालिटी बाद की बात है, आपकी जो भाषा है वो पहली चीज़ है। हालांकि मैं भाषा पे बात नहीं कर रहा था, मैं राइटिंग की बात कर रहा था। तो इसमें यह भी है कि आप अपनी भाषा पे थोड़ा काम करिए, मात्राएं अगर गलत हो रही हैं तो उनको ठीक करिए, ठीक है। वापस आते हैं राइटिंग की। तो अगर आपको लगता है कि राइटिंग ख़राब है मेरी तो क्या करें, काम चल जाएगा। बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी आपने देखी होंगी और उससे पता चलता है कि इनकी राइटिंग भी कुछ खास नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जो कॉपी देख रहे हैं उसने किसी कोचिंग में टेस्ट दिया है, बहुत तेज़ लिखा होगा तब ख़राब होते होते वैसा दिख रहा है। कुछ लोग खूब आराम से एकदम धीरे धीरे लिखेंगे और सोचेंगे कि देखो मेरा भी तो ऐसे ही है। ऐसे नहीं है। मैंने पहली क्लास में बताया था कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको लिखना है। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, उस स्पीड में लिख के देखिए कि आपकी राइटिंग कितनी ख़राब हो रही है या कितनी ठीक है, समझ में आने लायक है कि नहीं। यह पहली चीज़ है। प्रस्तुतिकरण का पहला चरण यही है कि आपकी राइटिंग समझ में आती हो। हाँ, जिनकी राइटिंग अच्छी है नो डाउट उनको एडवांटेज मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अंदर क्या लिखा है, बस देखने में सुंदर लग रहा है तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी इंसान है, इम्प्रेस तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नंबर तो दे ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों के नंबर मिलते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ज्ञान उतना अच्छा नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन नंबर ज़्यादा मिले, रैंक अच्छी आई। तो आप अगर हो सके तो अपनी राइटिंग बेहतर करने की, मतलब समझ में आ रही है ठीक है, लेकिन और बेहतर करने की कोशिश करिए, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस समझ में आनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात राइटिंग की। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब आप मेन बॉडी लिख रहे होते हैं तो उस समय आपने क्या प्रेजेंट किया। बहुत सारे टीचर्स कह देते हैं कि बुलेट पॉइंट्स लिखो, ठीक है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आप जो है डायग्राम बना दो या भारत का मैप बना दो, जहाँ ज़रूरत पड़े फटाक से कुछ भी। और जो लोग वीडियोस देखते हैं वो आंख बंद करके यही सब पकड़ लेते हैं, मतलब सर ने कह दिया है कि हमें पॉइंट्स में लिखना है, जहाँ मर्जी वहाँ पॉइंट लिखे चले जा रहे हैं। अरे भाई, क्वेश्चन की डिमांड समझिए कि पॉइंट में लिखना कहाँ है, कहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, कहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है। हर जगह हर चीज़ फिट नहीं होती, ये सब कुछ ज़रूरी है। जब आप मैप बनाएंगे एक बॉक्स के अंदर बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये पेज है मान लेते हैं इतना बड़ा,
ये तो मैंने थोड़ा सा ऊपर दिया। तो इसमें रुकिए मैं दूसरा पेज बना देता हूँ। मान लेते हैं कि ये पेज मिला है, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है तो उसको बॉक्स के अंदर भर के बनाएंगे। ये नहीं कि लिखते आ रहे थे बीच में बना दिए कुछ फिर लिखते चले गए, बहुत भद्दा लगता है। ऐसे बनाइए। देखिए कि क्वेश्चन में क्या स्कोप है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ की कमी गिनानी है किसी पॉइंट की, वहाँ पे फटाफट पॉइंट में आप कमी गिना सकते हैं। लाभ बताना है, फटाफट बता दिया। किसी चीज़ में अंतर बताना है तो आप दोनों को ऐसे करके अंतर बता सकते हैं, या आपने ऐसे चार्ट बना दिया, टेबल बना दिया, उसमें अंतर बता सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आता है, अचानक से एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं आता। लेकिन आप यहाँ पर जब उसकी मेन बॉडी लिख रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए लिखिए। फ्लो चार्ट बनाना हो चाहे पॉइंट में लिखना हो, एक चीज़ पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि हर चीज़ पॉइंट में लिखनी है, बहुत नंबर कटेंगे। ऐसा नहीं कि माइनस हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर चिढ़ जाएगा कि यार इसको किसने गुट्टी पिला दी है, सिर्फ पॉइंट में लिखना है, या हर जगह ये चार्ट ही बनाए चले जा रहा है, हर जगह डिजाइन बनाए चले जा रहा है। तो इससे दिक्कत होती है, एग्जामिनर इरिटेट होता है। हर क्वेश्चन की प्रकृति अलग होती है, उसकी डिमांड अलग होती है, तो उसके अनुसार आप फिट कर सकते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें। एक ही पैटर्न लेकर मेन बॉडी नहीं लिखनी है, ठीक है। ये प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चौथी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है, अरे हाँ हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी थी। इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन में एक चीज़ और आपको सिखाई जाती है कि आपने जो लिखा है, ठीक है, उसको हाईलाइट करिए। मैंने कुछ लोगों के क्वेश्चन देखे हैं आंसर, वो लिखने के बाद हर लाइन हाईलाइट कर देते हैं। ये क्या मूर्खता है। गलती से आपने वो बात हाईलाइट कर दी जो आपने गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत है, तथ्य गलत है, और एग्जामिनर वहीं ध्यान दे दिया, नंबर काट लेगा आपके। आप वो चीज़ हाईलाइट करिए जो कीवर्ड सच में इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है कि अगर एग्जामिनर ने इस पर ध्यान दे दिया तो जो बात मैं 2-3 लाइनों में कहना चाहता हूँ उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिर्फ उसे हाईलाइट करना है, ये नहीं कि ये मार रहे हैं, पूरा रंग दे रहे हैं कापी। टाइम भी खराब होगा और एग्जामिनर का मूड भी खराब होगा। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने 2-3 लाइनें लिख दी एक पैराग्राफ में और उसमें 2 कीवर्ड ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि आपने क्या लिखा है, बस उन 2 को हाईलाइट करिए, आपका काम बन जाएगा। एग्जामिनर जल्दी जल्दी जांच करेगा। जो हाईलाइट किए हुए शब्द होते हैं उन पर नहीं चाहते हुए भी एग्जामिनर्स ध्यान देते हैं। वो ध्यान देगा, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप ये कहना चाहते हैं, मज़ा आ जाएगा उसको, क्योंकि आपने उसका समय बचा दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियाँ आपकी होंगी भी तो इग्नोर कर देगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको आता तो है, आप जानते हैं, ठीक है। ये बात रह गई थी, मैंने बता दी। अब वापस आते हैं यहाँ पर, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पन्ना पूरा भर के आना, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने शब्द की बात हो रही है, अगर 150 शब्दों में लिखना है तो उस हिसाब से लिखिए, 200 शब्दों में लिखना है उस हिसाब से लिखिए, जितना डिमांड है उस हिसाब से लिखना है। कुछ लोगों की एक बचकानी बात दिमाग में फंस जाती है, हालांकि ये मेरे दिमाग में भी थी शुरू शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की थी। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे का लिखा है, कहीं पर है लिखा है, क्या ये भी काउंट होता है? तो पहले मैं बता दूं कि वहाँ कोई मशीन नहीं लगाई गई है जो काउंट करेगी कि आपने कितने शब्द लिखे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर भी आपके वो शब्द नहीं गिनता है। क्या होता है कि कितनी मतलब कितना बड़ा आपने लिखा। मान लेते किसी व्यक्ति का जो उसकी राइटिंग है वो नॉर्मली बड़ा लिखता है, कोई नॉर्मली छोटा लिखता है, कोई और छोटा लिखता है, कोई और बड़ा लिखता है। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो एक पेज में कितने शब्द आ जाएंगे, और इस हिसाब से लिखेंगे तो एक पेज में कितने शब्द आ जाएंगे। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ इतने में डिमांड पूरी हो जाएगी। तो 2 बातें यहाँ पर हो गई कि ये का, के, की, हैं और इस तरह के सारे शब्द ऐड किए जाते हैं, उनको छाटा नहीं जाता। एक भ्रम है कि नहीं नहीं जो मेन शब्द हैं उनको काउंट किया जाता है, कौन बैठा हुआ काउंट करने के लिए। और काउंट किया जाएगा तो अगर है नहीं लिखा जाएगा तो क्या वो सेंटेंस कंप्लीट होगा? तो ये मूर्खता वाली बात है। एक ये हो गया। दूसरी बात ये कि आप किस साइज़ में लिखते हैं। मीडियम साइज़ में लिखते हैं तो जितना पेज दिया जाता है उतना पेज में कुछ बच भी जाएगा और आपके शब्द पूरे हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो पूरा भर देंगे अंत तक, तो आराम से उतने शब्द हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ भरने पर ध्यान मत दीजिए, आप क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए। उसमें ये सारी बातें जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया ना वो सब कुछ है। क्वालिटी में आप कहाँ पर डायग्राम, फ्लो चार्ट, पॉइंट्स लिखते हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, वो सब कुछ भी आता है, सब आता है।
हाईलाइट आपने किन शब्दों को किया है वो भी आता है। साथ ही साथ मेन बात जो इस पॉइंट के तहत कहना है कि अगर किसी टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है तो बकवास नहीं करनी है कि एक ही लाइन घुमा फिरा के लिखे चले जा रहे हैं। हालांकि ये स्ट्रेटजी काम आती है तब जब आपको कुछ नहीं आता, लिखना तो पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ना, सब कुछ लिखना है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो अच्छा क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, तो बकवास नहीं करनी है कि एक ही बात घुमा फिरा के, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक लाइन लिख दिए और फिर लिख रहे हैं अर्थात, अब अर्थात लिख के उसी बात को फिर घुमाएंगे, फिर तीसरी बार दूसरी बार अर्थात लिख देंगे, यानी कि मतलब, ये सब नहीं करना। आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। वैसे ही शब्द कम होते हैं, टॉपिक्स बड़े होते हैं, आपके पास बहुत कुछ लिखने के लिए होता है, तो अच्छी अच्छी बातें जो मेन बता सकते हैं वो लिखिए। क्वांटिटी वहाँ पर काम आएगी जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बस पेज भरना है तो लिख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया टॉपिक से रिलेटेड। ये दोनों बातें हमने कर ली। अभी मैं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते ही बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आपको ये लेके चलना है। और पांचवी बात यही है कि ये सारी बातें, ज्ञान की बातें सबको पता होती हैं, कम से कम उनको तो पता ही होती हैं जिन्होंने प्री निकाला है, मेंस देने जा रहे हैं। समस्या ये होती है कि सब कुछ पता होने के बाद एग्ज़ाम में दिमाग काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, और कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती, कोई ज्ञान काम नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ काम आती है कि आपने कितना अभ्यास किया है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग का वो जो क्लैरिटी है वो और स्पष्ट होती चली जाएगी, दिमाग में एक रास्ता बनता चला जाएगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आप सब कुछ एक फ्लो में लिखते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ जान लिया हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, उनके पास चाहे कितना भी ज्ञान होगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आपके पास मौका है, ये सीरीज़ चल रही है, जब मैं क्वेश्चंस देने अगली बार से दूंगा, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, हर प्रश्न को लिखने की कोशिश करिए, नकल करिए, चैट जीपीटी से पूछिए, कुछ भी करके उसके बारे में तैयारी करिए, फिर लिखिए। मैंने पॉज कर दिया, बाहर से आवाज़ आने वाली थी, आई नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिस करिए, इसका कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है, सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। और अभी आपको फ्री में ये सीरीज़ मिल रही है तो हो सकता है कि आप इसको महत्व ना दें, लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मेंस में फेल होंगे, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके बारे में बात करके कि हाँ सर ने बहुत बढ़िया सीरीज़ चलाई थी, हमको कर लेना चाहिए था। अभी मौका है, कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि नोट आप ले लीजिए, तभी आप ग्रुप में जुड़ पाएंगे, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। ये नंबर है, इसमें मैसेज करिए, जानकारी लीजिए, नोट ले लीजिए। बस आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।